तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने मराठा पहुंचा दिया था एंग्लो मराठा वार की तरफ, हम लोग बढ़ रहे थे। और जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, उसकी वजह क्या थी, शायद बताया था कि नहीं बताया था, एक मिनट मैं भूल गया कहाँ तक पढ़ाया था। एक बार कल वाली रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी, मुझे याद नहीं रहा था। 1 मिनट, सुप्रिया बताइए कल कहाँ तक पढ़ाया था क्लास को। सर मतलब वो एंग्लो मराठा युद्ध पढ़ाना है आपको। बताइए कल कहाँ तक पढ़ाया था। राघोवा जो है पूना भाग गया था, उसके बाद पढ़ाना है। परिणाम निकला था आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड अच्छा, हैस्टिंग्स आंग्ल वाला। मराठा युद्ध, हाँ शुरू होना था। जो राघोवा था वो हाँ पूना छोड़कर बॉम्बे चला गया था, जी जी है ना, और अंग्रेजों के संरक्षण में गया था और अंग्रेजों से संरक्षण मांग रहा था कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो नाना फडणवीस और जो बार भाई काउंसिल है वो मुझे मार देगी। ठीक है, हाँ ओके। तो उसके आगे हम लोग आज एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते हैं। कहीं कोई समस्या है तो आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, जब अंग्रेज भागते हैं, सॉरी अंग्रेज नहीं, मराठा है, तो रघुनाथ राव भागकर बॉम्बे जाता है, भागकर बंबई गया और अंग्रेजों से संरक्षण मांगा इसने, अंग्रेजों से संरक्षण मांगा, अंग्रेजों से संरक्षण। तो अंग्रेज कहते ठीक है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको संधि करनी पड़ेगी। तो अंग्रेज तो मौके का फायदा उठाते हैं कि अगर कोई मेरे पास आया है तो भले ही वो हमसे संरक्षण मांग रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा तो हमें उठाना है। तो ये रघुनाथ राव से संधि करते हैं, ठीक है। और अंग्रेज मराठों के मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं और शुरू हो जाएगा एंग्लो मराठा वार। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी, आगे की स्टोरी। हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं इन सारी स्टोरी को। तो यहाँ पर जो संधि होती है अंग्रेजों और जो रघुनाथ राव है उसे सूरत की संधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत। तो सूरत की संधि होती है 1775 को, 1775 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सूरत की संधि तो किसके बीच, ये रघुनाथ राव जिसको राघोवा भी कहते हैं, और किसके साथ, अंग्रेजों की बंबई सरकार, है ना, बंबई प्रेसिडेंसी जो है उसके साथ, बंबई सरकार। तो ये सरकार मतलब अंग्रेज, तो अंग्रेज का जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाली जो गवर्नमेंट है उसके साथ ये संधि होगी। तो संधि की शर्तें क्या होंगी, तो संधि की शर्तें यहाँ पर जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अंग्रेज 250 सैनिकों के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे और जिसका व्यय रघुनाथ राव को वहन करना पड़ेगा। मतलब रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास गया। रघुनाथ राव, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि रघुनाथ राव बेचारा पेशवा बनना चाह रहा था बहुत दिनों से और पेशवा बनने का मौका उसे मिल नहीं पाया। तो अंग्रेजों के पास भाग कर जाता है कि मुझे एक तो सुरक्षा दीजिए और मैं पेशवा बनना चाह रहा हूं, अगर पेशवा बनने में आप हमारी मदद कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो संधि में एक बात रखी गई कि आ, अंग्रेज अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहायता करेंगे, बनाने में सहायता करेंगे, सहायता करेंगे। मतलब मराठा साम्राज्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पेशवा, और अब उस पेशवा के पद पर अंग्रेज किसी को बिठाएंगे, यानी अंग्रेज यहाँ मराठा साम्राज्य में किंग मेकर की भूमिका में अब उतरने वाले हैं, ठीक है। तो सहायता करेंगे, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेना बनानी पड़ेगी,
भाई अगर वहां जाएंगे तो सेना लेकर जाएंगे, ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो एक्स्ट्रा सेना, इसके लिए 2500 सैनिक भर्ती किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। और चूंकि ये जो सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, ये स्पेशली रघुनाथ राव की मदद करने के लिए भर्ती किए जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो सेना है 250 जो सैनिक हैं, 250 नहीं है यहाँ पर, 2500 है, 2500 है, तो इन 2500 सैनिकों का जो वेतन होगा, जो खर्च होगा, ये रघुनाथ राव देगा, है ना। इसका व्यय रघुनाथ राव, इसका व्यय रघुनाथ राव को वाहन करना होगा। ये सर, आप देखिए, ये सेना तो अंग्रेजों की है, लेकिन इस पर जो खर्च आएगा वो कौन देगा? रघुनाथ राव देगा। तो अंग्रेजों की हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि दूसरे के खर्च पर अपनी सेना का गठन करना, ठीक है। दूसरी शर्त इसकी, ये पहली शर्त थी सूरत की संधि की। फिर एक दूसरी शर्त है, इसके बदले में और मराठे अंग्रेजों को क्या देंगे? तो कहते कि जब रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तो रघुनाथ राव क्या करेगा, ये अंग्रेजों को सालसेट, बसीन के आसपास के आइलैंड यानी टापू और सूरत एवं भड़ौच की आय अंग्रेजों को देगा। इसके बदले में मतलब हम तुम्हें पेशवा बनाएंगे तो तुम हमें और क्या दोगे? तो इसके बदले में सालसेट और बसीन, सालसेट ये बॉम्बे में ही पड़ता है, सालसेट और बसीन, बसीन को बेसिन भी कहते हैं, है ना, बेसिन के आसपास के टापू या आइलैंड, टापू और सूरत एवं भड़ौच ये गुजरात में पड़ते हैं। सूरत एवं भड़ौच की आय अंग्रेजों को प्राप्त होगी। कहता हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसके बदले में, ठीक है। तीसरा, बंगाल और कर्नाटक में मराठे आक्रमण नहीं करेंगे। अब क्या कहते हैं इस संधि में? बंगाल और कर्नाटक में मराठे आक्रमण नहीं करेंगे, ये यहाँ पर। तो ये बात है 1775 की, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग समझना, ये जो संधियों की शर्तें रखते हैं, बहुत सोच समझ के संधियों की शर्तें ये लोग रखते हैं, बहुत ही सोच समझ के संधियों की शर्त रखते हैं। कैसे? देखो, ये 1764 में बंगाल की विजय कर चुके हैं, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उस बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज बंगाल जीत चुके, ठीक है। तो अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो चुका है 1764 में। तो यहाँ पर समझा रहे हैं हम आपको, अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा यानी बंगाल विजय हो चुकी। तो बंगाल अब किसका हो चुका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज कहते हैं 1775 में मराठों से कि तुम बंगाल पर आक्रमण नहीं करोगे, इस संधि के माध्यम से इससे रघुनाथ राव से कह दिया कि हम तुम्हें पेशवा तो बना देंगे, पेशवा बनने में तुम्हारी हम मदद करेंगे, लेकिन तुम अब बंगाल में आक्रमण नहीं करोगे, क्योंकि बंगाल तो हमारा हो चुका है ना। और आपको याद होगा शायद कर्नाटक को भी अंग्रेजों ने जीत लिया था, ठीक है। तो अब अंग्रेजों ने, देखो ये जो संधि है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, ना केवल प्रीलिम में बनते हैं बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप देखिएगा कि अंग्रेज एक संधि के माध्यम से कितना फायदा उठाते हैं। कहता कि अगर हमने तुम्हें पेशवा बनाया तो पहली बात तो तुम्हें एक सेना रखनी पड़, मतलब हम 2500 नए सैनिक भर्ती करेंगे जो तुम्हारे लिए होंगे, इसलिए उस पर जो भी खर्च होगा वो तुम दोगे। तो दूसरे के पैसे पर अपनी सेना बना लेते हैं। फिर कहते हैं कि इसके बदले में और हमें क्या मिलेगा, तो बहुत सारी इनकम इनकी अंग्रेजों की हो जाएगी, देख रहे हैं आप लोग। और
अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी करना चाह रहे हैं कि अगर तुमको पेशवा बनाएंगे तो तुम बंगाल पर आक्रमण नहीं करोगे और ना ही कर्नाटक पर करोगे। क्यों? क्योंकि बंगाल अब किसका हो चुका है? अंग्रेजों का 1764 में, और ये संधि है 1775 की। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। तो जल्दी से अगर समझ में आया है सूरत की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए, समझ में आया तो वाई और नहीं समझ में आया तो एन। ओके 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 चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो अब अंग्रेज रघुनाथ राव का फेवर करेंगे और जो मुख्य मराठे हैं उनकी राजनीति में ये लोग शामिल हो जाएंगे। आगे की कहानी, आगे की स्टोरी हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है। आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। आंग्ल यानी अंग्रेज और मराठा यानी मराठा। ठीक है, तो 1775 से 1782 ये समय भी आपको याद रखना है। 1775 से 1782 में ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा भाई। ठीक, अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या है? ठीक है, तो कारण समझो, कारण भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, मराठे आपस में लड़ रहे हैं, है ना, मराठों में अंतर कलह हो चुकी है। रघुनाथ राव अलग भाग रहा है और नाना फडणवीस और पेशवा का ग्रुप अलग है। तो मराठों में क्या है, यहाँ पर कोई यूनाइटी नहीं है, अंतर कलह है। तो मराठे यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं। तो अंग्रेजों की इधर महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, दोनों बातें हैं। तो एक तरफ मराठे कमजोर हो रहे हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। तो अंग्रेजों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा कमजोर मराठों पर हमला कर देगी। ठीक है, तो कारण क्या है? मराठों में गृह युद्ध, मराठों में आपसी विघटन। जो मराठों, अब यूनिटी नहीं है तो मराठों में आपसी झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, तो अंग्रेज महत्वाकांक्षा रखते हैं। ठीक है, तो युद्ध में ये भिड़ ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा? तो यहां पर सूरत की संधि का हवाला दिया जाएगा। सूरत की संधि, सूरत की संधि का हवाला दिया जाएगा सूरत की संधि के अनुसार। तो सूरत की संधि में क्या हुआ था अभी भी आपको बताया गया था। क्लास आज खत्म करने के बाद आज मराठा कंप्लीट हो जाएगा और इसका कंप्लीट नोट्स भी आपके क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग वहां से उसे ले लेंगे। ठीक, तो सूरत की संधि में अंग्रेज सरकार रघुनाथ राव की मदद करेगी, है ना, तो अंग्रेज सरकार आएगी उधर से। ठीक है, तो अंग्रेज वर्सेस मराठा शुरू हो जाएगा। तो अंग्रेज वर्सेस मराठा, तो अंग्रेज किसकी तरफ से आएंगे? राघोवा की तरफ से आएंगे। सूरत की संधि की शर्तें तो यही थी। तो इधर अंग्रेज आता है कर्नल कीटिंग, इधर से आता है कर्नल कीटिंग। ये आपको नाम याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मैं केवल ऐसे बता देता हूं रिजल्ट क्या होगा, है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसका रिजल्ट क्या होगा? मराठे पराजित हो जाएंगे, लेकिन पूना पर अधिकार मराठों का बना रहेगा। मराठे पराजित, लेकिन पूना पर मराठों का अधिकार बना रहेगा। पूना पर मराठों का अधिकार बना रहेगा, अधिकार बना रहेगा। पूना पर मराठों का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ये होगा। ठीक, अब इसके बाद और चीजें समझिएगा, और क्या क्या घटित होगा इसको समझिए। इधर जानते हो अंग्रेजों की एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अलावा अंग्रेजों की कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ रघुनाथ राव की संधि होती है। एक संधि और होगी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ होगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, आपने पुरंदर की संधि एक पढ़ी थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में, वो अलग थी, ये अलग है। तो पुरंदर की दो संधियां हुई हैं, वो वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, 1765 में थी वो, ठीक है। आई होप कि आपको याद होगी। ये एक और पुरंदर की संधि है, ये पूना दरबार और कलकत्ता सरकार के बीच में होगी। पूना दरबार, मराठों का जो पूना दरबार है, पूना दरबार और प्लस अंग्रेजों की कलकत्ता सरकार, अंग्रेजों की कलकत्ता सरकार, कलकत्ता सरकार, ये संधि होगी। बट ये संधि जानते हो, ये लागू नहीं हो पाएगी ये संधि, है ना, क्योंकि जो ब्रिटेन की सरकार है वो इस संधि को मान्यता नहीं देगी, तो ये संधि फिर लागू नहीं हो पाएगी पुरंदर वाली। लेकिन चूंकि प्रयास तो हुआ है, तो इसलिए आपको इसे थोड़ा सा जानना होगा। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल अपटन को पूना भेजा था, पूना दरबार, कि ये संधि करो। तो किसने भेजा था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान से समझना चीजें, इतना आसान नहीं है टॉपिक, ध्यान से अगर समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल अपटन को, कर्नल अपटन को पूना दरबार भेजा, पूना दरबार भेजा। किस लिए भेजा होगा? संधि करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये संधि कार्यान्वित नहीं हो पाई, ये फंक्शन में नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने इस संधि को मान्यता नहीं दी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये संधि कार्यान्वित नहीं हो पाती, 1776 में होती है, मार्च 1776 में, ठीक है। और 75 में जो सूरत की संधि होती है उसके बाद ये होती है। तो सूरत की संधि होती है मराठों का एक ग्रुप, कौन वाला? रघुआ वाला, है ना, रघुनाथ राव, और उधर बॉम्बे की सरकार। और जो पुरंदर की संधि हो रही 1776 में अगली साल, तो वो मराठों की जो मेन शाखा है पूना दरबार और कलकत्ता सरकार के बीच में। लेकिन ये वाली संधि कार्यान्वित नहीं हो पाई, ठीक। तो ये चूंकि इतिहास में घटना है इसलिए इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक। अब आप देखिए आगे क्या होगा। इधर पेशवा बदल जाएगा, पेशवा बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी पेशवा जो बदलेगा उसके बाद की बातें हम करेंगे, बाजीराव सेकंड आ जाएगा, ठीक। तो उसके पहले एक हम यहाँ पर देखेंगे तलगांव की लड़ाई। तलगांव की लड़ाई, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार चल रहा है, 1775 में शुरू होगा, 82 तक चलेगा। तो युद्ध शुरू हो चुका है, ठीक है। और पुरंदर की संधि हो चुकी, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं। उसके आगे क्या होगा? तलगांव की लड़ाई, इसी में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के अंतर्गत तलगांव की लड़ाई। तो 75 से 82 तक युद्ध चला है, तो इसमें कई लड़ाइयां लड़ी गई होंगी। तो एक है इसमें तलगांव की लड़ाई, ये जनवरी 1779 में, जनवरी 1779, 1779 में ये लड़ाई लड़ी गई। और ये लड़ाई जो हुई, ये एक्चुअल में जो तलगांव है ना, ये पश्चिमी घाट में स्थित है, जगह है। और ये लड़ाई किसके बीच है? अंग्रेजों और मराठों के बीच में। तो परिणाम क्या होगा? इसमें अंग्रेजों की पराजय होती है, अंग्रेजों की पराजय। तलगांव की लड़ाई में अंग्रेज पराजित हो जाते हैं मराठों से, तो अंग्रेजों की पराजय फलता अंग्रेजों को पूना दरबार के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। फलता अंग्रेजों को पूना दरबार के साथ, पूना दरबार के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अब आप बात को समझ रहे हैं? एक मिनट, आज लोग संडे में घूमने चले गए हैं क्या भाई? तो अब ये पूना दरबार के साथ संधि क्यों हो रही है? क्योंकि अंग्रेज जो लड़ रहे हैं ना,
जो अंग्रेज लड़ रहे हैं ये रघुनाथ राव की तरफ से लड़ रहे हैं, और रघुनाथ राव पूना जो मराठों का मेन शाखा है, पेशवा से लड़ रहा है ना रघुनाथ राव, खुद पेशवा बनना चाह रहा है। तो बात को लिंक करिए, समझिए। तो ये जो युद्ध होगा अंग्रेजों का, ये मराठों की जो पूना सरकार है, मुख्य सरकार, उसके साथ होगा। और ये मराठे किसका अंग्रेज किसका फेवर लेके आ रहे हैं? रघुनाथ राव का फेवर लेके आ रहे हैं सूरत की संधि के तहत। तो यहाँ पर अंग्रेज पराजित हो जाते हैं तलगांव की लड़ाई में, और अंग्रेजों को पूना सरकार, जो जो मराठों की सरकार है, पूना सरकार, पूना दरबार के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज पराजित हो चुके हैं। उस संधि का नाम है बड़गांव की संधि। क्या नाम है? बड़गांव की संधि। तो ये जो अपमानजनक संधि है, इसको क्या बोलते हैं? बड़गांव की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़गांव की संधि। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1779 में होगा। क्यों ये संधि? क्योंकि ये युद्ध चल रहा है जनवरी 1779, और इस युद्ध में पराजित होने के बाद ये संधि होती है। तो संधि की शर्तें क्या हैं, है ना? तो संधि की शर्तें क्या हैं? इसमें अंग्रेजों की बड़ी इंसल्ट होगी, ठीक है। तो बंबई सरकार द्वारा जीती गई सारी भूमि लौटा दी जाएगी, है ना? बंबई सरकार द्वारा जीती गई समस्त भूमि लौटा दी जाएगी, ठीक है। मतलब अंग्रेजों की जो बंबई सरकार अभी तक लड़ रही है ना मराठों के साथ, तो मराठों के कुछ क्षेत्र जीत लिए होंगे। तो कहते हैं कि जितना अभी तक अंग्रेजों ने जीता है वो सब वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये तो अंग्रेजों की इंसल्ट हुई ना, कि अंग्रेजों ने जो पहले जीता वो सब मराठे वापस ले लेंगे इस संधि के तहत, ठीक है। और बंगाल से पहुंचने वाली फौज हटा ली जाएगी, है ना? ये ऐसे ही बता देते हैं ओरली। बंगाल से जो अंग्रेजों की फौज पहुंच रही है लड़ने के लिए, वो हटा ली जाएगी। और सिंधिया को भड़ौच का राजस्व का एक भाग मिलेगा। भड़ौच जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो भड़ौच की आय का एक हिस्सा सिंधिया को दिया जाएगा, ठीक है। तो इस संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने मानने से इनकार कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स इस समय क्या है? अंग्रेज गवर्नर जनरल है, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन अंग्रेज गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि हम इस संधि को नहीं मानते। वारेन हेस्टिंग्स कहता है हम इस संधि को नहीं मानते, इसलिए वो युद्ध जारी रखता है। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है? युद्ध जारी रखता है, ठीक है। और लेकिन चूंकि युद्ध से कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इसलिए युद्ध कब तक जारी रहेगा? रोकना पड़ेगा। तो युद्ध फिर रोका गया, और युद्ध रोकने के बाद फिर अंततः फिर एक संधि होगी। तो अगली जो संधि होगी वो होगी सालबाई की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट, सालबाई की संधि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो सालबाई की संधि होगी, ये प्री मेन सब जगह पूछी जाती है, ध्यान से समझिएगा। सालबाई की संधि 1782, ये प्रीलिम और मेंस हर जगह पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सालबाई की संधि, तो सालबाई की जो संधि हुई 1782 में, इस संधि के तहत जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कोई अंतिम रिजल्ट अभी नहीं निकल पाया, कोई विजय घोषित नहीं हुआ। तो सालबाई की संधि 1782 से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टॉप हो जाएगा। तो इस संधि की हम लोग शर्तें देखेंगे। तो ये संधि किसके किसके बीच होगी? अंग्रेजों और मराठों के पूना दरबार के साथ। ध्यान रखिएगा, सिंधी रघुनाथ राव के साथ नहीं। रघुनाथ राव का तो पक्ष लेकर अंग्रेज उतरे हैं, पूना दरबार के खिलाफ मराठों की मुख्य शाखा के साथ युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो चीजें आप समझते रहिएगा, और कोई चीज ना समझ में आए तो टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। अभी हम आपको ये टॉपिक पढ़ा लेंगे, फिर आपको वॉइस चैटिंग का ऑप्शन देंगे, ठीक है। पूछ लेंगे आप लोगों से कि आया समझ में कि नहीं आया, ठीक। तो सालबाई की संधि तो अंग्रेज और पूना दरबार के साथ, ठीक। तो किसके किसके बीच हुई? अंग्रेज प्लस
पूना दरबार मराठों का जो सरकार है, ठीक है। तो और इस संधि में सिंधिया मीडिएटर है, सिंधिया की मध्यस्थता में ये संधि होगी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि से रोका गया, इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो मध्यस्थता किसने की थी? सिंधिया ने की थी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। क्या है शर्तें? माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, ध्यान से समझना। शर्तें, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आप कहेंगे सर माधव नारायण राव पेशवा तो था ही, तो रघुनाथ राव नहीं मानता था ना माधव नारायण राव को पेशवा। रघुनाथ राव तो कहता था कि हम पेशवा बनेंगे, तो रघुनाथ राव नहीं मान, तो रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए ही तो अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बना नहीं पाए। जब बना नहीं पाए तो जो पेशवा ऑलरेडी है उसी को अंग्रेज पेशवा स्वीकार कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? फिर से एक बार समझो। देखिए, माधव नारायण राव तो पेशवा था, लेकिन रघुनाथ राव पेशवा नहीं था, वो पेशवा बनना चाह रहा था। इसलिए रघुनाथ राव माधव नारायण राव को पेशवा नहीं मानता था, तो रघुनाथ राव ही तो गया था अंग्रेजों के पास कि हमें आप पेशवा बना दीजिए। तो अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए आए, तो इसका मतलब है कि अंग्रेज भी माधव नारायण राव को पेशवा नहीं मानते। लेकिन जब लंबी लड़ाई चली, तो जब अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली, तो अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बना नहीं पाए, तो अंग्रेज माधव नारायण राव को ही पेशवा स्वीकार कर लेते हैं इस संधि में, कि बोले यार जो पेशवा है वही है, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। दूसरा, सालसेट द्वीप और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया। सालसेट आइलैंड बॉम्बे के पास पड़ता है, सालसेट द्वीप और थाना, थाना महाराष्ट्र में पड़ता है, थाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हाँ, सालसेट और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया। थाना का दुर्ग, दुर्ग मतलब फोर्ट, दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया, दे दिया गया, ठीक। तीसरी शर्त, अंग्रेजों ने राघोआ का पक्ष छोड़ दिया, अंग्रेजों ने राघोआ का पक्ष छोड़ दिया, अंग्रेजों ने राघोआ का पक्ष छोड़ दिया, पक्ष छोड़ दिया। रघुनाथ राव का फेवर करके आए थे और अब इन्होंने रघुनाथ राव का पक्ष लेना बंद कर दिया, बोले कि बेकार का आदमी है, इसको कोई फायदा नहीं है। तो रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया और उसे 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। रघुनाथ राव को 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके अलग कर दिया गया, ठीक है। चौथा, सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई। सिंधिया को यमुना नदी, यमुना के पश्चिम की सारी भूमि प्राप्त हुई और सिंधिया को स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया को स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया। सिंधिया को ईआईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया को स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया, स्वतंत्र राजा स्वीकार किया, ठीक है, स्वीकारा। तो चूंकि सिंधिया की मध्यस्थता थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहां से स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो सालवाई की संधि का जो शर्तें हैं वो आप दो तो जरूर आप रख सकते हो याद। पेशवा को स्वीकार कर लिया गया, सॉरी माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहां से स्टॉप हो गया। इसके बाद रघुनाथ राव, जो ये माधव नारायण राव है, इसकी डेथ हो जाएगी। फिर पेशवा कौन बनेगा? तो पेशवा बनेगा बाजीराव द्वितीय। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पेशवा बदल चुका है, अब पेशवा बन जाएगा बाजीराव द्वितीय।
तो अगला पेशवा का काल हम देखते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये लास्ट पेशवा है, ये लास्ट पेशवा है। ये 1796 से और 1818 तक रहता है। 1796 से 1818 तक ये पेशवा रहता है। ठीक है, ये लास्ट पेशवा है। ठीक, ये राघोवा का पुत्र है। रघुनाथ राव को तो पेशवा बनने का मौका कभी नहीं मिला, लेकिन उसके पुत्र को मौका मिल गया। तो ये किसका बेटा है? ये राघोवा का पुत्र था, राघोवा का पुत्र है ना। और ये एक अकुशल पेशवा है। हमने आपको बताया था बाजीराव फर्स्ट जितना योग्य पेशवा था, बाजीराव सेकेंड उतना ही अयोग्य पेशवा था। नाम सेम है, बस फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जितना योग्य पेशवा था, सेकेंड वाला उतना ही अयोग्य पेशवा था। ये अकुशल शासक सिद्ध हुआ। अकुशल शासक, अकुशल शासक था, इसके पास कोई स्किल नहीं। ठीक है, और ये जानते हो इधर होगा क्या, पूना का जो गार्जियन है वो कौन था? नाना फडणवीस। याद आया आपको? नाना फडणवीस ये गार्जियन है पूरा। ठीक है, लेकिन नाना फडणवीस की सन 1800 में डेथ हो जाती है। नाना फडणवीस की 1800 एडी में मृत्यु हो गई। तो जो गार्जियन था वो तो चला गया, और जो बाजीराव सेकेंड जिसका पुत्र है राघोवा, वही बहुत कलाकार आदमी था, तो उसका बेटा भी बहुत कलाकार होगा। ये अकुशल तो है लेकिन कलाकार बहुत। जैसे ही नाना फडणवीस मर गया, खत्म हो गया ये, तो समझ लीजिए कि मराठे अनाथ हो गए, और अब मराठों को कोई दिशा देने वाला नहीं बचा। अब ये क्या करता है, पेशवा बाजीराव सेकेंड अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है, अपना घिनौना रूप दिखाना शुरू कर देता है बाजीराव सेकेंड। ठीक है, तो बाजीराव सेकेंड जानते हो क्या करता है? ये मतलब ये कह सकते हैं कि नाना फडणवीस की डेथ मराठों के लिए अभिशाप सिद्ध होती है। कोई इनको दिशा देने वाला नहीं बचा, और ये जो पेशवा है ये अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है, ये अयोग्य है। तो जो लोग अयोग्य होते हैं वो दूसरे को आपस में लड़ाते हैं। तो इसको बड़ा मजा आता है कि जितने भी मराठा सरदार थे उनको आपस में लड़वाता था। जब आपस में लड़वाता था और ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता था इस तरीके से, क्योंकि इसके पास योग्यता तो थी नहीं, तो आपस में लड़वाता रहता था, उसको मजा आता था। मजा क्या आता था, इसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि इसके पास कोई योग्यता नहीं थी। तो ये आपस में लड़वा देता था, तो लोगों का ध्यान भटक जाता था, और ये अपने पेशवा की कुर्सी पे आराम से बैठा रहता था। मतलब अपने स्टेटस को, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए ये मराठा सरदारों को आपस में लड़वाता रहता था, ये काम करता था। ठीक है, तो 1801 में क्या हुआ है, घटना घटित होगी। 1801 की बात है ना। 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। अब मराठों का अंतिम समय आ रहा है, 1818 में मराठे खत्म हो जाएंगे इसके काल में। ठीक है, तो 1801 में क्या हुआ, ये जो पेशवा था बाजीराव सेकेंड, पेशवा ने एक मराठा सरदार थे जसवंतराव होलकर ने, जसवंतराव होलकर मराठा सरदार थे, जसवंतराव होलकर के भाई बिठू जी होलकर की हत्या करवा दी। ठीक है, बिठू जी होलकर, भाई बिठू जी होलकर की हत्या करवा दी। ध्यान से समझिएगा कि हत्या करवा दी। इसको मजा आता था ना, ये सब करने में इसको मजा आता था, आपस में लड़ाता रहता था इसके दूसरे को, है ना। और इसने यहाँ हद पार कर दी, इसने बिठू जी होलकर की हत्या करवा दी। तो जसवंतराव होलकर क्या इसका वेलकम करेगा? नहीं, जसवंतराव होलकर तो इसको ललकार देगा, पेशवा को, होगे पेशवा बने रहोगे। तो जसवंतराव होलकर ये एक मराठा सरदार था, ये अपनी सेना लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के ऊपर हमला बोल देता है। ठीक है, तो फलस्वरूप, इस घटना के फलस्वरूप क्या होगा, जसवंतराव होलकर अपनी सेना लेकर
पूना पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो फलस्वरूप होलकर यानी जसवंत राव होलकर, उसके भाई को मरवा दोगे तो क्या होगा, जसवंत राव होलकर पूना पर आक्रमण करता है, पूना पर आक्रमण किया, और जैसे ही पूना पर आक्रमण किया तो पूना का जो शासक है वो है बाजीराव गति। तो आक्रमण किया और बाजीराव सेकेंड प्लस सिंधिया की मिलीजुली सेना को इसने पराजित कर दिया, को पराजित किया, पराजित किया। अब जैसे ही पराजित किया तो ये बाजीराव सेकेंड वहां से भागा, इसको लगा कि अगर हमें पकड़ लिया तो हमें मार देगा, ये इसको लगा कि ये हमें मार देगा। तो बाजीराव सेकेंड अपनी जान बचा के भागता है और होलकर उसका पीछा कर रहा होता है। तो ये बाजीराव सेकेंड भाग रहा है, होलकर पीछे से उसे पकड़ने के लिए सोच रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसको चेस करते हुए जा रहा है। अब ये बाजीराव सेकेंड भागते भागते जाएगा कहां, आइडिया लगाओ, कहां जाएगा, आइडिया लगाओ। बाजीराव सेकेंड अपनी जान बचाने के लिए कहां जाएगा, आइडिया लगाओ, टेक्स्ट मैसेज करो कहां जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहां जाएगा, अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो। तो बाजीराव सेकेंड अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और होलकर उसका पीछा कर रहा है मारने के लिए। तो ये अपनी जान बचाने के लिए कहां जाएगा, जल्दी बोलो, ठीक है। 1 मिनट में चैट पढ़ लूं। अंग्रेजों के पास, बिल्कुल, ओके सुप्रिया तुमने पकड़ लिया। तो ये वही जाएगा जहां इसका फादर गया था, ये बिल्कुल सही है सुचि, ये अंग्रेजों के पास जाएगा। तो वही तो जाएगा ना जहां इसका फादर गया था। तो ये भी भागते 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 अंग्रेजों के पास पहुंचता है, ठीक है। तो अंग्रेजों की शरण में पहुंचता है, ठीक है, और अंग्रेजों से कहता बचा लो मुझे, बचा लो नहीं तो होलकर हमें मार देगा। तो अंग्रेज कहते हैं तथास्तु, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो अब पेशवा आपकी बात उसके यहां पहुंचता है, ठीक है। तो ये भागते हुए कहां जाएगा, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के शरण में पहुंचता है। तो अंग्रेजों से कहता बचा लो। तो अंग्रेज कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बचाएंगे, लेकिन तुमको संधि करनी पड़ेगी, पहले पहले हमारी कुछ शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी, तब तो हम तुम्हें बचाएंगे। तो कहता है कि कोई भी शर्त हम सब मान लेंगे, बस लेकिन बचा लो, ठीक है। और इस समय जानते हो अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है, सन क्या है, सन चल रहा है 1801, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें अंग्रेज गवर्नर कौन होगा। तो अंग्रेज गवर्नर जनरल इस समय होगा लॉर्ड वेलेजली। कौन होगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का काल है 1798 से 1805, ठीक है। तो 1801 चल रहा है, तो इस समय कौन होगा, लॉर्ड वेलेजली। ध्यान से समझना ये सारी चीजें, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली एक ऐसा गवर्नर जनरल है भारत में जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल है। ये सहायक संधि के माध्यम से लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। जो कोई इसके पास आता है उससे कहता है सहायक संधि करो, सब्सिडरी अलायंस। तो सहायक संधि के माध्यम से ये उसकी स्वतंत्रता को ही समाप्त कर देता है, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली क्या करता है, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वो कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था जो सहायक संधि के लिए जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों की अर्थात लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि जिसने स्वीकार कर ली उसकी आजादी खत्म, उसकी आजादी खत्म। तो सहायक संधि के बारे में हम आपको बहुत शॉर्ट में हम बता देते हैं कि सहायक संधि में होता क्या था। तो जो वेलेजली के पास भाग के जाता था या नहीं भी जाता था तो भी मजबूर कर देता था वो, तो उससे कहता था सहायक मुझसे संधि करो। तो बाजीराव सेकंड गया तो लॉर्ड वेलेजली कहता ये तो अच्छी बात है, तुम खुद भाग के आए मेरे पास, और मराठा शासक है वो, भले ही नालायक है लेकिन है तो मराठा शासक, पेशवा है। तो जैसे ही पेशवा उसके पास जाता है बाजीराव सेकंड, तो वेलेजली कहता है मुझसे तुम संधि करो पहले, तो फिर हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और वो संधि कौन सी होगी, सहायक संधि होगी। और इस संधि का नाम होता है
बेसिन की संधि। कौन सा नाम होता है? बेसिन की संधि। तो सहायक संधि के पहले हम फीचर आपको बता देते हैं। तो वेलेजली कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सुरक्षा तुम्हारी तब कर पाएंगे जब हम अपनी एक सेना की टुकड़ी तुम्हारे दरबार में रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो सेना की टुकड़ी तुम्हारे दरबार में 24 घंटे मौजूद रहेगी, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो वो हमारी सेना की टुकड़ी तुम्हें बचा लेगी। भाई हम तो मौजूद हमेशा तो रहेंगे नहीं। पता लगा कि हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम तुम्हारे यहाँ है नहीं, तुम्हें पता लगा रात में उसने हमला कर दिया, कोई ने तुम्हें मार पीट के बराबर कर दिया, जब तक हमको खबर मिलेगी तब तक तुम्हारा काम हो गया। तो कहता है इसलिए हमारी एक सेना तुम्हारे राजधानी में, तुम्हारे दरबार में परमानेंट रहेगी, बॉडीगार्ड की तरीके से, नहीं बॉडीगार्ड। तो वो सेना रख दी। कहता है लेकिन चूंकि सेना हम तुम्हारे लिए रख रहे हैं, तो इसलिए उस पर जितना भी सैन्य खर्च होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। तो वेलेजली क्या करता है? अपनी सेना का विस्तार करता है और दूसरे के पैसे पर अपनी सेना का विस्तार करता है, और वो सेना उसी के राजधानी या दरबार में रख देता है। तो जो सेना अंग्रेजों की उसकी मदद कर सकता है, वो सेना उसे खत्म भी तो कर सकती है। तो वेलेजली के दरबार में अंग्रेजों की एक सेना रख दी जाती है, और वेलेजली के ही खर्च पर। तो वो अंग्रेजों की सेना वेलेजली को भी तो कभी ना कभी खत्म कर सकती है। अगर वेलेजली ने थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ किया तो सेना अटैक करके खत्म कर देगी। इसका मतलब है जिसने सहायक संधि स्वीकार की उसकी स्वतंत्रता चली गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की सेना उसके दरबार में रख दी जाती है, ठीक है। तो अगर बाहरी देश की सेना हमारे दरबार में रखी तो हमारी आजादी तो खत्म ना। तो बड़ी खतरनाक संधि होती है सहायक संधि। और वेलेजली कहता है कि तुम हमसे करो संधि, और जितनी संधियां वेलेजली करेगा भारत में वो सारी की सारी सहायक संधि होगी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि में किसको बांध देता है? पेशवा बाजीराव द्वितीय को। तो जब पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि कर लेगा तो मराठों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों की सेना पूना दरबार में रहेगी अब, ठीक है। तो बेसिन की संधि आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था बेसिन की संधि किस प्रकार की संधि थी? तो बेसिन की संधि चूंकि वेलेजली ने की थी तो सहायक संधि होगी। बेसिन की संधि 1802। तो ये थी एक सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि थी। क्या थी शर्तें? पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार कर लिया। तो शर्त नंबर 1, पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया, अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया, और अंग्रेजों की एक सेना पूना दरबार में रखना स्वीकार किया। अरे पेशवा मराठों का जो प्रमुख लीडर है वो अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया, यानी पेशवा ने मराठों की स्वतंत्रता अंग्रेजों के यहाँ गिरवी रख दी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और पेशवा ने गुजरात, देखो, और दूसरी शर्तें क्या है? पेशवा ने गुजरात, ताप्ती और नर्मदा, है ना, गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के मध्य के प्रदेश और साथ ही तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश, तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती प्रदेश, है ना, तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, जिनकी आय इनकम 26 लाख रुपए थी, 26 लाख रुपए वार्षिक थी, अंग्रेजों को दे दिए। ध्यान से समझते रहना, ध्यान से सुनना क्लास को।
ठीक है, अंग्रेजों को दे दिया। पेशवा ने सूरत नदी भी कंपनी को दे दिया। पेशवा ने सूरत नगर भी कंपनी को दे दिया। सूरत नगर भी कंपनी को दे दिया। पहले तो कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री ही लगाई थी। सूरत में व्यापार करने का राइट जहांगीर ने दिया अंग्रेजों को, फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। 1613 में फैक्ट्री लगी, लेकिन सूरत पर कब्जा मुगलों से मराठों के पास चला गया था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो सूरत पर कब्जा अंग्रेजों का हो चुका था, सॉरी इनका, मराठों का। अब इस पेशवा ने सूरत भी अंग्रेजों को दे दिया। सूरत काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, व्यापारिक क्षेत्र था ये, तो अंग्रेजों को दे दिया इसने। तो कुल मिलाकर ये जो संधि हुई है बेसिन की संधि, इस बेसिन की संधि से समस्याएं और बढ़ जाएंगी। नहीं, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करना छोड़ दिया। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, हैदराबाद का जो निजाम था, इससे मराठे चौथ वसूलते थे। तो अंग्रेजों ने, वेलेजरी ने कहा कि अब तुम निजाम से चौथ नहीं लोगे, ठीक है। अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। पेशवा ने अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए, कंपनी के अधीन कर दिए। तो अंग्रेजों की सेना पूना दरबार में रहने लगी, जिसका खर्च पेशवा उठाएगा। अब पेशवा के बहुत सारे क्षेत्र ले लिए और पेशवा से कहा कि तुम्हारा जो विदेशी मामला है वो अब हम देखेंगे। अंग्रेज कहते हैं तुम्हारा जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, वो हम देखेंगे। मतलब किसके साथ तुमको संबंध बनाने हैं और किसके साथ नहीं बनाने, ये हम तय करेंगे। तो फिर अब बचा क्या मराठों के पास? तो जो बेसिन की संधि मराठा पेशवा ने वेलजली के साथ की, ये मराठा सरदार जितने थे, यानी मराठा साम्राज्य के लिए एक अपमानजनक संधि थी। ये मराठों का बहुत बड़ा इंसल्ट था। तो जितने भी मराठा सरदार थे वो पेशवा बालाजी द्वितीय को अगर पा जाए तो मार डालें, है ना। तो मराठे सरदार कहते इस पेशवा ने तो सब डुबो दिया। जो बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ जैसे जो पेशवा थे, जिन्होंने इतना बड़ा मराठा साम्राज्य खड़ा किया, इस बाजीराव द्वितीय नाम के पेशवा ने उसे डुबो दिया। तो जितने भी मराठा सरदार थे वो इससे बहुत ज्यादा नाखुश थे। तो हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार बाजीराव सेकेंड ने रक्षा के मूल के रूप में, ध्यान से समझना, रक्षा के मूल के रूप में स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने रक्षा के बदले अंग्रेजों से सुरक्षा मांगी और सारी स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया इसने। तो एक डीन हटन, एक स्कॉलर है डीन हटन, इन्होंने क्या बोला है, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो जो डीन हटन एक स्कॉलर है, इसने कहा यह निर्विवाद रूप से, ध्यान से सुनने का, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, नोट से मिल जाएगा। डीन हटन का स्टेटमेंट है, ये मेंस में भी बहुत पूछा जाता है, जीएस में। ये निर्विवाद रूप में ऐसा कदम था, मतलब बेसिन की संधि के बारे में क्या कह रहा है, बेसिन की संधि निर्विवाद रूप में ऐसा कदम था जिसने उस आधार को ही बदल दिया जिस पर हम लोग पश्चिम भारत में खड़े थे, ये बोलता है। ये टिप्पणी, ये सीधे उठा के स्टेटमेंट मेंस में रख दिया जाता है, कहते हैं कि इस पर टिप्पणी कीजिए। इस स्टेटमेंट पर कई बार आईएएस मेंस में टिप्पणियां पूछी गई, ठीक है। फिर आर्थर वेलेजली
एक आर्थर वेलेजली, ये कौन था? ये लॉर्ड वेलेजली का भाई था। आर्थर वेलेजली, ये लॉर्ड वेलेजली का भाई था। ये लॉर्ड वेलेजली का भाई आर्थर वेलेजली कहता है बेसिन की संधि एक बेकार आदमी के साथ की गई संधि थी। क्या कहता है? बेसिन की संधि एक बेकार आदमी के साथ की गई संधि थी। कहते जिसके साथ ये संधि की गई वो आदमी बेकार है, उसमें कोई दम ही नहीं है ना। तो बाजीराव सेकंड की कितनी ज्यादा इंसल्ट, बाजीराव सेकंड की तो इंसल्ट है ना, लेकिन सबसे बड़ी इंसल्ट है अन्य मराठा सरदारों की। जो और मराठा सरदार थे वो कहते हैं कि इसने बर्बाद कर दिया क्या नाम है इसका, बाजीराव सेकंड ने। तो बेसिन की संधि मराठों के लिए राष्ट्रीय अपमान के समान थी, है ना, नेशनल इंसल्ट थी मराठों की। तो जो मराठा थोड़े से जज्बाती थे या जो इंसल्ट अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा कि बाजीराव सेकेंड ने जो किया किया, हम अंग्रेजों से बदला लेंगे, है ना, अंग्रेजों से हम लड़ेंगे। तो राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए मराठा सरदार अंग्रेजों से भिड़ जाते हैं। लेकिन गलती यहां पर यह होती है कि सारे मराठा सरदार एक साथ अगर कंबाइंड होकर लड़ते तो शायद कुछ कर लेते, लेकिन एक एक मराठा सरदार पहले जाता है अंग्रेजों से लड़ता है, तो कभी सिंधिया जाएगा लड़ेगा, अंग्रेज उसे पराजित कर देंगे और वेलेजली उससे कहेगा तुम भी संधि करो, उससे शायद संधि कर लेगा। तो फिर कहीं होलकर जाएगा वो लड़ेगा, तो वो हार जाएगा तो उससे भी संधि कर लेगा। तो मराठा सरदार बदला लेने के लिए जाते हैं और सभी को एक एक करके वेलेजली सभी को पराजित कर देता है और सभी मराठा सरदारों को सहायक संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। यानी जो मराठा सरदार उछल रहे थे उनको भी सहायक संधि करने के लिए मजबूर करेगा। तो आइए उस चीज को, उस हिस्टोरिकल इवेंट को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो अन्य मराठा सरदार, अन्य मराठा सरदार इस राष्ट्रीय अपमान का, इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए तैयार होते हैं, तैयार होते हैं। तो जब बदला लेने के लिए तैयार होंगे तो क्या होगा? परिणाम युद्ध, परिणाम क्या होगा? युद्ध। और ये होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहां से शुरू हो जाएगा। तो बेसिन की संधि का जो अपमान हुआ है, मतलब बेसिन की संधि से जो मराठों का अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला लेने के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाते हैं और शुरू हो जाता है द्वितीय एंग्लो मराठा वार। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय एंग्लो मराठा वार। ये 1803 से शुरू हो जाएगा और 1806। ठीक, तो इस द्वितीय एंग्लो मराठा वार में आपको समझ में आ रहा होगा कौन लड़ेगा? अन्य मराठा सरदार अंग्रेजों से लड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा कौन? सबसे पहले जाएगा भोसले सरदार। तो भोसले, जिस परिवार से आशा भोसले है, नहीं, तो भोसले ये मराठा सरदार है, मराठा सरदार। ये बदला लेने के लिए जाता है, किससे? अंग्रेज, किससे? अंग्रेज, अंग्रेजों से। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि बाजीराव द्वितीय से भी बदला लेगा, क्योंकि बाजीराव द्वितीय तो अब अंग्रेजों के संरक्षण में ही चला गया। तो अंग्रेजों से ये बदला होगा और वेलेजली और लॉर्ड लेक होगा। अंग्रेजों में कौन होगा? वेलेजली है, खतरनाक गवर्नर जनरल है भैया, वेलेजली, और प्लस लॉर्ड लेक। ये लॉर्ड लेक के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये लॉर्ड लेक वही अंग्रेज सेनापति है जिसने 1806 में दिल्ली को जीता था। दिल्ली विजय का ये लीडर है। अंग्रेजों ने 1806 में दिल्ली जीता था लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, परिणाम क्या होगा युद्ध का? अब अकेला भोसले इनका सामना कर पाएगा? तो भोसले की पराजय, भोसले की पराजय।
तो जब पराजय होगी तो वेलेजली कहेगा आइए भोसले साहब हम तुम्हारा वेलकम करते हैं सहायक संधि से, ठीक है। तो वेलेजली भोसले को संधि करने के लिए बाध्य करता है। तो जिसका विरोध करने के लिए भोसले गया था और वही काम करके आ गया, ठीक है। तो भोसले की संधि होती है लॉर्ड वेलेजली के साथ, और इस संधि का नाम है देवगांव की संधि। कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर होगी देवगांव की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन, देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि किसके किसके बीच होगी? भोसले और प्लस अंग्रेज, और अंग्रेज में कौन है? वेलेजली। और अगर वेलेजली करेगा तो सहायक संधि ही होगी। तो ये थी एक सहायक संधि, ठीक है। क्या होंगी शर्तें, है ना? इस संधि की शर्तें क्या होंगी? तो कहता है वेलेजली कि कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग तुम हमें दे दो। कटक और वर्धा, कटक और वर्धा नदी की पश्चिम के भाग अंग्रेजों को मिले, अंग्रेजों को मिले इस संधि से। उसके क्षेत्र छीन लेगा। अब देखो, जो देवगांव की संधि है इसका आपको जानते हो क्या याद रखना है? इसका ईयर याद रखना है, और ये ईयर है 1803, 17 दिसंबर 1803। मैं यहां लिख देता हूं, 17 दिसंबर 1803 को संधि होती है। इसकी शर्तें आपको याद करने की जरूरत है नहीं, वो उतना नहीं पूछेगा। किसके किसके बीच हुई? देवगांव की संधि भोसले सरदार और अंग्रेजों के बीच में हुई, और 17 दिसंबर 1803 को हुई। ये डेट भी याद रखना, क्योंकि ये डेट भी पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कटक और वर्धा नदी के पश्चिम के भाग अंग्रेजों को प्राप्त हुए। और जानते हो ये भोसले है कहाँ का? नागपुर का है ना। हमने आपको बताया था नागपुर के जो मराठा सरदार उनको भोसले कहा जाता है। तो भोसले की राजधानी क्या है? नागपुर। तो अब वेलेजली चूंकि सहायक संधि है ये, तो वेलेजली कहेगा कि हमारी सेना तुम्हारे दरबार में रहेगी। सहायक संधि का मेन फीचर है, सहायक संधि का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो नागपुर में जो इसकी राजधानी है, बिल्कुल दरबार में सेना रखते हैं अंग्रेज, तो नागपुर में अपनी सेना रख दी, सेना रख दी अपनी, मतलब अंग्रेजों की। तो नागपुर में अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी रख दी गई। तो जिस दिन, और इसको छोड़ दिया गया भोसले को, लेकिन जिस दिन भोसले दोबारा सर उठाएगा तो अंग्रेजों की सेना उसी के दरबार में सर कुचल देगा, ठीक है। तो देवगांव की संधि से भोसले की भी आजादी खत्म हो गई। अब जब भोसले लड़ रहा था तो बाकी मराठा सरदार देख रहे थे कि होगा क्या, ठीक है। अरे सारे एक साथ जाके मिलके लड़ते। अब जब ये हार गया तो अब दूसरा मराठा सरदार कहता अब हम लड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा मराठा सरदार अब लड़ने जाएगा, और वो दूसरा मराठा सरदार होगा सिंधिया, ठीक है। तो अब आएगा सिंधिया वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेज, और अंग्रेज में है कौन? वेलेजली, ठीक है। तो वेलेजली होगा, तो परिणाम क्या होगा जानते ही हैं आप, सिंधिया की पराजय, सिंधिया की पराजय। वेलेजली इसे पराजित कर देता है, और वेलेजली कहता है सिंधिया यू आर वेलकम, है ना। तो ये इसका परिणाम क्या होगा? संधि। परिणाम क्या होगा? संधि। और संधि जो होगी उसको कहते हैं सुरजी अर्जन गांव की संधि। क्या बोलते? बहुत इंपॉर्टेंट, सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये भी 1803 में होगी, ये भी 1803 और दिसंबर में ही होगी, ठीक है। लेकिन ये 30 दिसंबर को होगी, 30 दिसंबर 1803। तो इसलिए देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि दोनों ही दिसंबर 1803 में होती हैं, लेकिन जो देवगांव की है वो पहले होती है और सुरजी अर्जन गांव की बाद में। तो ये जब क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही दिसंबर में है, लेकिन वो पहले, वो 17 को, ये 30 को, ठीक। गंगा यमुना के क्षेत्र कंपनी को दे दिए इसने, ठीक है। सिंधिया ने गंगा
यमुना के क्षेत्र कंपनी को दे दिए। गंगा यमुना के क्षेत्र कंपनी, इसकी भी स्वतंत्रता चली गई। तो अभी आपने देखा कि पहले भोसले आया, फिर सिंधिया आया, अब होलकर आएगा। अब कौन आएगा? अब होलकर सरदार आएगा। बोला अब हम आते हैं, ठीक है। तो अगला सरदार कौन लड़ेगा? होलकर। तो होलकर वर्सेस अंग्रेज, ये बात है 1804 की, ठीक है। अप्रैल 1804, अप्रैल याद रहे या ना रहे, 1804, ठीक है। इसका रिजल्ट, परिणाम, होलकर की पराजय, होलकर की पराजय। तो होलकर यहाँ पर, तो एक एक मराठा सरदार यहाँ पर पराजित होते हैं, ठीक है। और इसके साथ संधि होगी, पराजय तो संधि। इसको कहते हैं राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। लेकिन ये संधि 1805 में होती है और 1805 तक वेलेजली है और 1805 में लॉर्ड वेलेजली चला जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली जा चुका होता है, ये संधि बाद में होती है। तो लॉर्ड वेलेजली का जो उत्तराधिकारी आता है जॉर्ज बार्लो, कौन आता है? तो अगला गवर्नर यहाँ पर कौन होगा? जॉर्ज बार्लो। तो ये जो संधि होगी राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ, ये वेलेजली नहीं करेगा, जॉर्ज बार्लो के साथ होगी। तो जॉर्ज बार्लो जो संधि करेगा वो सहायक संधि नहीं होगी, वो एक साधारण संधि होगी। तो ध्यान रखिएगा, राजपुर घाट की संधि ये सहायक संधि नहीं है, ठीक है। तो होलकर प्लस जॉर्ज बार्लो किसके साथ होगी? ये संधि होगी होलकर और जॉर्ज बार्लो के साथ होगी, ठीक है। अब इस संधि की शर्तें क्या होंगी? एक दो संधि की शर्तें चाहो तो आप देख सकते हो, मतलब एक नॉर्मल संधि हो जाती है और ये होलकर जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक। तो इस तरीके से जो द्वितीय एंग्लो मराठा वार था, इसके पश्चात जो मराठा संघ था, जो मराठा साम्राज्य था, वो छिन्न भिन्न हो गया, पूरा बिखर गया, है ना। एक से एक योग्य मराठा सरदार अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो द्वितीय एंग्लो मराठा वार तक, अंत तक मराठों की जो शक्ति है वो काफी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक। अब हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। ये अंतिम है, आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1817-18 में होता है, 1817-18 में ये होता है, ठीक? इसका कारण क्या है? इसका कारण है अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों का दमन, अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन। ये पिंडारी कौन है? अच्छा, पिंडारी कौन है? ये एक्चुअल में मराठों के सहयोगी हैं। पिंडारी मराठों के सहयोगी थे ये, और बेसिकली इनका जो धंधा था वो लूट मार करना, ये लूट मार करते थे, है ना, लूट लेते थे, लूट मार करते रहते थे। तो अंग्रेज इनसे बड़ा परेशान थे, पिंडारियों से। तो अंग्रेजों को लगा अगर पिंडारियों का दमन कर दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर पिंडारियों का दमन करेंगे अंग्रेज, तो पिंडारियों के बचाव के लिए मराठे आ जाएंगे सामने, क्योंकि ये मराठों के सहयोगी। तो एक अंग्रेज था मेलकम, अंग्रेज था मेलकम। मेलकम कहता है पिंडारी, मेलकम कहता है पिंडारी मराठों के पालतू कुत्ते हैं। क्या कहता है? पिंडारी मराठों के पालतू कुत्ते, मराठों के पालतू कुत्ते। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब सहयोगी तो है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था पिंडारी मराठों के पालतू कुत्ते हैं? तो वो मेलकम ने कहा था, ये अंग्रेज था, ठीक। तो जैसे ही पिंडारियों का दमन, अच्छा इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन होगा? तो इस टाइम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स,
किसका कार्यकाल? लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी हेस्टिंग्स नहीं, क्या नाम है, हाँ हेस्टिंग्स ही है। ये दो हेस्टिंग्स आपने सुने होंगे, एक होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या करता है? पिंडारियों का दमन करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था, वो कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसने पिंडारियों का दमन किया, पिंडारियों का सफाया किया? तो वो कौन सा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड हेस्टिंग्स पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पिंडारियों का दमन जब करेगा तो फलता इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा मराठों के प्रभुत्व को चुनौती, मराठों की सॉवरेनिटी को चैलेंज होगा, मराठों के प्रभुत्व को चुनौती। यहाँ पर मराठों के प्रभुत्व को चैलेंज मिलेगा, मतलब अगर मराठों के सहयोगियों को आप दबाएंगे, मारेंगे, तो मराठों को चैलेंज होगा ना, मराठे तो बचाएंगे ना। और जैसे ही मराठों की सॉवरेनिटी यानी प्रभुत्व को चैलेंज मिलेगा तो मराठे सामने आएंगे, और सामने आएंगे तो परिणाम क्या होगा? युद्ध। और ये जो युद्ध होगा इसे कहते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसने लड़ा? कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम सारे फैक्ट और सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लेन करने की कोई ना सोचे कि सर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि फैक्ट पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसमें युद्ध होगा और इस युद्ध का जो अंततः परिणाम होगा, अंततः जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा मराठों की पूर्ण पराजय, मराठों की पूर्ण पराजय, ठीक है। तो मराठे पूर्णतः पराजित हो जाते हैं और पूना का जो अंग्रेज रेजिडेंट है इसने पेशवा को मराठों की प्रधानता त्याग देने के लिए बाध्य किया। तो जो पेशवा था, कौन था पेशवा? बाजीराव द्वितीय। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम अब मराठा लीडर अब नहीं हो, तुम अब मराठा लीडर नहीं हो। तो बाजीराव द्वितीय को लीडरशिप उसकी छीन ली जाती, गद्दी से उतार दिया जाता है और उसको कानपुर के पास बिठूर में पेंशन देकर रख दिया जाता है। तो उसको बिठूर छोड़ दिया जाता है, उसको वो सरेंडर कर देता है पेशवा और उसे पेंशन दे दी जाती है, ठीक है। तो पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है जिसको कहते हैं पूना की संधि, ट्रीटी ऑफ पूना। तो इस युद्ध के बाद कौन सी संधि होगी? पूना की संधि। तो मराठा पेशवा सरेंडर कर देता है और पूना की संधि होगी। तो ट्रीटी ऑफ पूना 18 जून 1817। तो पूना की संधि ये जून 1817 में होती है, जून 1817 पूना की संधि। पूना की संधि में क्या होगा? किसके किसके बीच में होगी? अरे भाई पेशवा के साथ होगी ना, बाजीराव सेकंड और प्लस जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, पूना का अंग्रेज रेजिडेंट लॉर्ड हेस्टिंग की तरफ से है ना। तो पूना का अंग्रेज रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट होता है एल्फिंस्टन। कौन होता है? एल्फिंस्टन, ठीक। तो पूना का अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन और बाजीराव की बीच संधि होती है। शर्तें क्या है? पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी, है ना। क्या कहा गया? पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी, छोड़ देनी पड़ी, यानी अब मराठा लीडर पेशवा नहीं होगा, छोड़ दी इसने, ठीक है। बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। पूना राजधानी थी ना इस समय, पेशवा का जो पॉलिटिकल सेंटर पूना था। तो बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश
अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, इसको मर्ज कर लिया गया, में मिला लिया गया, ठीक। और बाजीराव को गद्दी से उतार दिया गया, है ना, और इसको 18 लाख, है ना, 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कहां भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया, और ये मरते दम तक यहां रहा बिठूर में, ठीक है। और सतारा की गद्दी, एक सतारा सेंटर भी था ना मराठों का, तो सतारा की गद्दी शिवाजी के वंशज, शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दी गई, प्रताप सिंह को दे दी गई, ठीक है। तो इस तरीके से मराठों का जो गौरवशाली इतिहास था वो खत्म हो गया, ठीक। तो किसने खत्म किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, मराठा विजेता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। पूना की संधि की ये शर्तें हैं, पेशवा ने स्वीकार की, और चूंकि पेशवा ही सरकार था, और इस संधि के तहत इसे बाध्य किया गया कि अब तुम मराठा संघ के प्रधान नहीं हो, पूना साम्राज्य को, पूना प्रदेश को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इस तरीके से ये एक बड़ा इतिहास का पार्ट था, मराठों का उद्भव, फिर मराठा पूरा साम्राज्य, फिर मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने कैसे निगल लिया, ये कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। स्टडी मटेरियल अभी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आज हमने एक छोटी सी टेस्ट सीरीज डाली थी, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, वो डाले थे, केवल 2 लोगों ने उसको सॉल्व किया है, अच्छी बात नहीं है। मिलते हैं कल फिर अपने टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ।